स्टूडेंट्स, एक बार फिर डॉक्टर संदीप केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम किया जाता है। देखो, मैं आपको जो लास्ट लेक्चर में बता रहा था वो मैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बता रहा था और मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा जी होता है यदि 0 से छोटा होता है तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है बेटा, जो ई सेल होगा, मैं इसको स्टैंडर्ड लेके चल रहा था, डेल्टा जी नोट यदि 0 से छोटा है तो ई नोट सेल भी क्या होगा, 0 से ये ग्रेटर होगा, 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यदि ये स्मॉल है तो ये क्या होगा, ग्रेटर। और यहाँ जो सिचुएशन होगी, सेल कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। सेकंड, यदि डेल्टा जी नोट 0 से ग्रेटर है तो जो ई नोट सेल होगा, ई नोट सेल क्या होगा, ये 0 से बेटा स्मॉल होगा और यहाँ जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और यदि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तब ई नोट से ई सेल भी क्या होगा, 0। और यहाँ एट इक्विलिब्रियम पर होगी, एट इक्विलिब्रियम पर होगी रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 हो सकता है, ई सेल 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी डेल्टा जी नोट 0 या ई नोट सेल 0 के इक्वल नहीं होगा। किस पर, एट इक्विलिब्रियम पर। तो मैंने देखो आपको ये बात बताई थी, यहाँ तक ये मैंने कराया था और मैंने इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराया था। मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट इक्वेशन को स्टार्ट करूँगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा, मुझे कुछ वैल्यू दी गई हैं, ई नोट Mg2 प्लस Mg में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी वैल्यू दी है -2.37 वोल्ट, -2.37 वोल्ट। दूसरा मुझे वैल्यू दी है ई नोट Fe2 प्लस से Fe में कन्वर्ट हो रहा है 0.44 वोल्ट। तीसरी वैल्यू दी है मुझे Zn2 प्लस से Zn में कन्वर्ट हो रहा है -0.76 वोल्ट। और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं Mg ऑक्सीडाइज Fe, बी ऑप्शन दिया है। चलो मैं ही लिख लेता हूँ ऑप्शन, उधर मैं क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। बी ऑप्शन दिया है बेटा, Zn ऑक्सीडाइजेज Fe। सी ऑप्शन है Zn रिड्यूसेज Mg2 प्लस। और डी ऑप्शन था Zn रिड्यूसेज Fe2 प्लस। इसमें से आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका थोड़ा सा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप फ्लैशबैक में चले जाएं और आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। तो देखो, पहले इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसका मीनिंग देखिए, यदि Mg ऑक्सीडाइज Fe करेगा तो Mg इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूज। Mg इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूज। और यदि Mg इटसेल्फ रिड्यूज होगा तो ये कैसा वर्क करेगा, Mg ये कैथोड की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ लिख लूँगा, सो Mg वर्क एज कैथोड। तो ई नोट सेल जो होता है बेटा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब ये तो मेरा क्या है, कैथोड। कौन, Mg की वैल्यू कितनी है, -2.37 माइनस एनोड क्या है, यहाँ Fe क्या होगा, एनोड, इसकी वैल्यू -0.44। तो -0.44 इसको कैलकुलेट करूँगा तो -2.37 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 0.44 और ये आ जाएगी वैल्यू -1.93 वोल्ट आ जाएगी। किसकी वैल्यू,
ई नोट सेल की। बताइए, अभी बताया था कि नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि मैंने बताया था आपको डेल्टा जी यदि 0 से क्या है स्मॉल नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, ई नोट सेल 0 से क्या होगा ग्रेटर यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ क्या बताई थी कंडीशन, ये स्पॉन्टेनियस फिजिबल रिएक्शन होगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अब यहाँ देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो यानी कि ई सेल नेगेटिव है। यदि ई सेल 0 से ग्रेटर है पॉजिटिव, इसका मीनिंग है कि ई सेल यहाँ पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। लेकिन ये ई सेल नेगेटिव है तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि जो पहला जो उसने बताया था कि एम ऑक्सीडाइज एफ, क्या एम ऑक्सीडाइज कर देगा एफ को, तो ये बात मेरी नहीं हो रही, नहीं कर सकता, नेगेटिव वैल्यू है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, ये इसको नहीं कर सकता। चलो अब दूसरा तरीके से देखते हैं। जेड ऑक्सीडाइज एफ यानी कि इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि जेड सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है और इट सेल्फ क्या हो रहा है, जेड इट सेल्फ हो रहा है बेटा रिड्यूस्ड, यानी कि सो जेड वर्क एज किसकी तरह वर्क करेगा, यहाँ भी कैथोड की तरह वर्क करेगा जेड, तो लिख लूँगा कैथोड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो वही फॉर्मूला, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब बताइए जिंक की वैल्यू बताइए, माइनस 0.76 माइनस एनोड यानी कि एफ ई एनोड हुआ, इसकी वैल्यू माइनस 0.44, तो माइनस 0.44 यानी कि माइनस 0.76 प्लस 0.44 और ये वैल्यू आएगी माइनस 0.32 वोल्ट। ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 वोल्ट, यानी कि ये भी कैसी रिएक्शन होगी, नॉन फिजिबल, ये रिएक्शन नहीं हो सकती, यानी कि जेड ऑक्सीडाइज एफ को नहीं कर सकता क्योंकि वैल्यू कैसी है बेटा, नेगेटिव वैल्यू है। तो ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं है। चलो थर्ड को चेक करते हैं। जेड रिड्यूज एम जी प्लस प्लस, इसका मीन्स है जेड इसको रिड्यूस कर रहा है तो अपने आप क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज जेड इट सेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, सो जेड वर्क एज, यदि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसकी तरह वर्क करेगा, एनोड की तरह वर्क ये करेगा, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब जेड की वैल्यू देखो, यहाँ जेड किसकी तरह वर्क कर रहा है, एनोड की तरह, और एम जी किसकी तरह करेगा, कैथोड की तरह, और एम जी की वैल्यू क्या है माइनस 2.37, तो माइनस 2.37 माइनस, अब बताइए जेड की वैल्यू क्या है, माइनस 0.76, तो माइनस 0.76 माइनस 2.37 प्लस 0.76 आ जाएगा, माइनस 1.6 वोल्ट आ जाएगा, माइनस 1.6 वोल्ट। तो देखो यहाँ भी जो ई नोट सेल की वैल्यू है बेटा वो कैसी आ चुकी, नेगेटिव, यानी कि ये भी एक नॉन फिजिबल रिएक्शन है, यानी कि यहाँ भी जेड इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो सी भी मेरे क्या हो गया, रॉन्ग है, ये इसको नहीं कर सकता। चलो फोर्थ देखते हैं, लास्ट मैं यहाँ ले लेता हूँ इसे, जेड रिड्यूस एफ प्लस, इसका मीन्स क्या हुआ, यानी कि जेड Fe2 प्लस को रिड्यूस कर रहा है तो अपने आप क्या होगा, ऑक्सीडाइज, मीन्स जेड इट सेल्फ होगा ऑक्सीडाइज, जेड ऑक्सीडाइज होगा तो सो जेड वर्क एज किसकी तरह वर्क करेगा, बताइए एनोड की तरह वर्क करेगा, यदि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एनोड की तरह वर्क करेगा। ई नोट सेल इज इक्वल टू होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब देखो एफ ई क्या है यहाँ, ये तो जेड तो हो गया एनोड और एफ ई को कैथोड, एफ ई की वैल्यू माइनस 0.44 माइनस, अब एनोड जिंक की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस 0.76, ये होगी माइनस 0.76, यानी कि माइनस 0.44 प्लस 0.76, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बेटा प्लस का 0.32 आएगा क्या, ई नोट सेल की वैल्यू प्लस, यानी कि ये कैसी रिएक्शन है, ये एक फिजिबल रिएक्शन होगी क्योंकि ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, यानी कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है।
देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है, थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, आपको प्रैक्टिस भी होगी और इससे आपका बेटा कॉन्फिडेंस भी जो है थोड़ा अप हुआ होगा। अब देखो इसे एक बार क्लिक कीजिए, फिर हम करते हैं इसका आगे की बात। तो आइए अब आगे की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा मेरा है वो नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन नया टॉपिक है। देखो दो तरह के सेल होते हैं जो हमने पढ़े हैं, दो तरह के सेल पढ़े हैं। सेल आर टू टाइप्स, सेल आर टू टाइप्स। एक होते हैं रिवर्सिबल सेल, और दूसरे होते हैं बेटा इरिवर्सिबल सेल। एक होते हैं रिवर्सिबल, एक होते हैं इरिवर्सिबल। तो जो हम डील करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो हम डील कर रहे हैं वो हम रिवर्सिबल सेल से डील कर रहे हैं। तो हमें लिख देंगे वी विल डील रिवर्सिबल सेल एंड रिवर्सिबल सेल कंटेन रिवर्सिबल रिएक्शन। हम रिवर्सिबल सेल से डील करते हैं और रिवर्सिबल जो सेल होते हैं वही क्या रिवर्सिबल रिएक्शन को कंटेन करते हैं। अब देखो मैं एक रिएक्शन को मान के चल रहा हूँ, इसे मैं साफ़ करूँगा, थोड़ी जगह चाहिए तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। मैंने बताया कि दो तरह के सेल से हम डील करते हैं, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। हम डील करेंगे इस यूनिट के अंदर रिवर्सिबल से, और रिवर्सिबल जो सेल होता है वो कंटेन करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो हम इसके रिवर्सिबल रिएक्शन को ही फोकस करते हैं। तो आइए बात करते हैं। लेट ए सेल विच कंटेन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि N1A प्लस N2B N3C N4D, ये क्या है मेरी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा होगा। अब देखो हम थर्मोडायनामिक्स में सीख चुके हैं। वी लर्नड इन थर्मोडायनामिक, हमने पढ़ी एक इक्वेशन, उस इक्वेशन का नाम है गिब्स ये ध्यान देना, उस रिएक्शन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ये थर्मो में हम सीखते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। इसकी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन देख लीजिए, ये है बेटा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, जो हमने कहाँ से की है थर्मोडायनामिक्स में। यदि आपने नहीं सीखी होगी तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको मैं बता के चल रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। तो ये इक्वेशन होती है जो हम थर्मो में सीखते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब देखिए यहाँ जो डेल्टा जी होता है बेटा चेंज इन गिब्स एनर्जी, ये तो आप जानते होंगे, मैंने अभी पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। चेंज इन गिब्स एनर्जी, और जो डेल्टा जी नोट होता है स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी, ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड चेंज गिब्स एनर्जी। और ये जो R इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, R मेरा क्या है देखो गैस कांस्टेंट, और T मेरा क्या है बेटा टेम्परेचर, और जो मेरा Q है Q ये है बेटा रिएक्शन कोशेंट, क्यों है मेरा रिएक्शन कोशेंट।
अब देखो रिएक्शन कोसेंट को यहाँ देख लीजिए क्यों है बेटा, कैसे लिखता हूँ मैं रिएक्शन कोसेंट को, यहाँ से देखिए पहले प्रोडक्ट देखिए, सी यहाँ से लूँगा प्रोडक्ट, सी की पावर n3 यानी कि सी की पावर n3 और डी की पावर लिखूँगा n4, फिर लगूँगा अपॉन ए की पावर n1, ए की पावर n1 और बी की पावर n2। इस तरह से मैं क्या लिखता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ मैं रिएक्शन कोशेंट, यानी कि यहाँ से। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो ये जो Q इक्वल टू आता है, ये फॉर्मूला कैसे बना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ लिखूंगा मैं, देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर देयर कोफिशिएंट टू द पावर देयर कोफिशिएंट अपॉन, ये क्या है देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन है, जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, देखो सी और इंटू टू को दोनों को मल्टीप्लाई किया है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, इनकी पावर का कोफिशिएंट, यानी कि इनका इसका कोफिशिएंट क्या है n3 और डी का कोफिशिएंट क्या है n4, यानी कि ये कहाँ चले जाएंगे पावर में, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट हैं, ये जो प्रोडक्ट है इनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और जो भी कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा पावर में। Q इक्वल टू बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा देखो इधर को लिख लीजिए आप, रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल टू, और नीचे क्या आएगा देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर कोफिशिएंट, यानी कि जो रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और जो भी कोफिशिएंट है वो कहाँ चलेगा पावर में। ये देखो ए, ये होता है रिएक्टेंट, ये होते हैं प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और ये जो कोफिशिएंट है पावर में जाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और ये जो कोफिशिएंट है ये कहाँ जाएंगे पावर में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसे आप कॉपी कीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए, लेकिन पहले अब देखो जो डेल्टा जी है बेटा, ये मैं इंडस्ट्री इक्वेशन को यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देख लीजिए। हम पढ़ चुके हैं कि जो डेल्टा जी होता है वो होता है माइनस NF ई सेल। अब यदि मान ली बात करता हूँ डेल्टा जी नोट की, तो ये क्या होगा माइनस NF ई नोट सेल। ठीक है, ये होगा माइनस NF ई नोट सेल। अब देखिए यदि डेल्टा जी की बात करता हूँ मैं, डेल्टा जी की मैं बात करता हूँ, तो देखो क्या रिएक्शन होती है, ये तो आपको पता है कि डेल्टा इक्वल टू माइनस NF ई सेल होता है, तो डेल्टा जी नोट क्या होगा माइनस NF ई सेल नोट। अब हमें पता है कि जो डेल्टा जी होता है, अभी मैंने बताया था कौन सी रिएक्शन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये होता है डेल्टा जी नोट RT ln Q, डेल्टा जी नोट ये बताया था प्लस RT ln Q। देखो ये इक्वेशन बताई थी मैंने, हम जानते हैं दिस। इसे पहले कॉपी करो, क्लिक करो, बहुत सारा हो गया है, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से कॉपी करो। आइए तो डेल्टा जी इक्वल टू, ये हमने पढ़ी है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब देखो डेल्टा जी क्या होता है, ऊपर देखो माइनस NF ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट क्या होगा माइनस NF ई नोट सेल प्लस RT
एल एन क्यू होगा, डिवाइड बोथ साइड फ्रॉम एन एफ, दोनों तरफ एन एफ से डिवाइड करने पर देखो माइनस एन एफ ई सेल अपॉन एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल अपॉन एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। ठीक है बेटा, देखो एन एफ से एन एफ कैंसिल, एन एफ से एन एफ कैंसिल और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। ठीक है, अब देखो माइनस है, इस पहले क्या है माइनस का सिंबल है, तो ये कैसा हो जाएगा, अंदर वाला प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। तो जो अंदर प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। ठीक है, एन एफ से डिवाइड करने पर। अब देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, जब मैं एल एन को log 10 के बेस में लिखूंगा, log 10 के बेस में लिखूंगा तो ये आएगा बेटा माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log 10 क्यों, एल एन को किसके बेस में लिखूंगा, log 10 के बेस में लिखूंगा तो यहाँ आएगा माइनस इसकी जगह जाएगा 2.303 आर टी log 10 क्यों। तो देखो ये मेरी एक इक्वेशन मुझे मिल जाती है, ये मेरी क्या हो जाती है बेटा, एक इक्वेशन ये मुझे यहाँ मिल जाया करती है। अब देखो ये ध्यान दीजिए, ये हर एक टेम्परेचर वैलिड है, वैलिड फॉर एवरी टेम्परेचर, वैलिड है ये फॉर, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ये हर एक टेम्परेचर पे क्या होगी, वैलिड होगी। अब देखो यदि हमें आर की वैल्यू और टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू पुट करूं तो फिर मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की मिलेगी। देखिएगा दिस इज नोन एज, यही नेक्स्ट इक्वेशन है, हम पहले लिख लेते हैं यहाँ, दिस इज नोन एज नेक्स्ट इक्वेशन, दिस इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो T इज इक्वल टू, यदि मैं यहाँ रखूँ T इज इक्वल टू कितना 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, और R की वैल्यू मैं क्या रखूँ 8.314 जूल एंड जूल किलो इनवर्स एंड मोल इनवर्स, और F की वैल्यू रखूँ 96500 कूलाम। यदि मैं ये वैल्यू रखूँ यहाँ पे, इन वैल्यू को पुट करूँ, पुट द वैल्यू ऑफ टी आर एंड एफ, इनकी वैल्यू पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगी बेटा, रिएक्शन ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 क्यों, ये मुझे एक इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, ये मुझे इक्वेशन मिलेगा। अब देखो ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, जब टेम्परेचर 25 है। वैसे हम टेम्परेचर को 25 मान के चलते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना टेम्परेचर तो हम वो लेके चलते हैं, ये तो एवरी टेम्परेचर पे वैलिड है। लेकिन ये वैलिड कब है, जब टेम्परेचर कितना हो 25 और आर की वैल्यू और एफ की वैल्यू हमने पुट की है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो मेरी इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ही वैलिड होती है। ठीक है, तो ये देखो नेक्स्ट इक्वेशन है जो मैंने आपको आज का टॉपिक बताया। ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल काम नहीं है, जो मैंने बताया वो सीख लीजिए आप। मुझे पता था कि डेल्टा जी इक्वल टू इतना, डेल्टा जी नोट इतना होता है, और ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है। केवल आपको ये चीज़ याद रखनी है, यदि आपको याद रखनी है बेटा, ओनली केवल ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब डेल्टा जी की वैल्यू हमने यहाँ रखी, डेल्टा जी नोट की वैल्यू यहाँ रखी, आर टी एल एन क्यू। ठीक है, अब डिवाइड किया किससे, एन दो बोथ साइड एन एफ से डिवाइड किया, इसको भी एन एफ से डिवाइड किया और इसको भी एन एफ से डिवाइड किया। एन एफ से एन एफ क्या हो जाता है, कैंसिल, और माइनस माइनस से कैंसिल होकर यहाँ सिंबल आ जाएगा किसका,
माइनस का, यानी कि ई सेल इजक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। अब देखो ई सेल इजक्वल टू हो जाएगा ई नोट सेल माइनस, जब हम लोग एल एन को log 10 की बेस में लिखेंगे तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और log 10 क्यों, ये क्यों क्या है, रिएक्शन कोशेंट है, जो भी बताया था मैंने। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, एंड रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो ये मैंने आपको बताया क्यों रिएक्शन कोशेंट के बारे में। ये एन वही है बेटा, यहाँ एन क्या है देखो, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते थे। मैं बताता था ना आपको रिएक्शन में कि ये एन न्यूमेरिकल का पार्ट है, न्यूमेरिकल का बेस है, तो वही ये एन है। यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये नेक्स्ट इक्वेशन है, हर एक वैलिड फॉर एवरी टेम्परेचर पर, और ये वैलिड का है बेटा, ये वैलिड है ओनली जब टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू यूज नेक्स्ट इक्वेशन, कैसे हम इसको यूज करते हैं। ये तो बात नेक्स्ट इक्वेशन की, अब मैं बताऊँगा आपको हाउ टू यूज नेक्स्ट इक्वेशन। तो उसको बताने के लिए देखो मुझे काफ़ी टाइम चाहिए, करीबन 20 से 25 मिनट मुझे चाहिए, 20-25 मिनट। तो आज मैं आपको नहीं बता सकता, तो मैं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। हाउ टू यूज नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये मैं बताऊंगा। देखो नेक्स्ट इक्वेशन का मीनिंग ये नहीं है कि मान लीजिए नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में बताया और बता दिया आपको आर इक्वल टू ये होता है, एन इक्वल टू ये होता है, और उठा के काम खत्म कर दिया। मैं जो पढ़ाता हूँ बेटे डिटेल में पढ़ाता हूँ, डीप में जाकर पढ़ाता हूँ। मैंने बताया नेक्स्ट इक्वेशन, इसको मैं यूज बताऊंगा आपको, 2 एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा किस तरह से हम किसी सेल पर नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, थ्योरेटिकल पार्ट आपका अपना आप कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसके आगे लेक्चर में हाउ टू यूज नेक्स्ट इक्वेशन, इसके 2 एग्जांपल कराऊंगा, आपको सिखाऊंगा किस तरह से यूज करते हैं इस रिएक्शन को, और न्यूमेरिकल पार्ट इसका है। फिर मैं बात करूंगा उसका आफ्टर देन इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए। ओके, बाय बाय।